हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेएस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो पर्यावरण से जो क्वेश्चंस आ रहा है ग्रुप डी में, एक ही क्लास टेंथ की एनसीईआरटी में एक ही हमारा ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है हमारा पर्यावरण। इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो को प्यार दे नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ करके छोड़ दे रहे हैं, है ना। आंसर की आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या इस वीडियो की क्वालिटी थी, क्या इस वीडियो का वो था, है ना। चलिए कोई नहीं, वीडियो को आगे हम करते हैं। चलिए देखिए, पहला हम पहले हम देखते हैं कि परितंत्र इसके घटक क्या है ना। पारितंत्र और इसके घटक क्या हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव का मतलब कौन कौन से, जैसे आपके पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, एवं मानव ये होते हैं भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है एक जीव या वस्तु का दूसरे जीव या वस्तु पर प्रभाव डालना, ठीक है। एक जीव या वस्तु का दूसरे जीव या वस्तु पर क्या करना, प्रभाव डालना, ठीक है। तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखना यानी किसी क्षेत्र के क्या हो गया इसका मतलब, यानी किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव तत्व होते हैं, है ना। अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, किसी क्षेत्र में जो सभी जीव हैं और वातावरण के अजैव जो कारक हैं संयुक्त रूप से क्या करते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जो जैव घटक हैं तथा अजैव घटक होते हैं। एक पारितंत्र में क्या होता है, एक पारितंत्र में जैव घटक और अजैव घटक दोनों होते हैं। ये पूछता है भौतिक कारक, जैसे आपका ताप हो गया, वर्षा हो गया, है ना, वायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया इत्यादि अजैव घटक है। पूछता है क्वेश्चन में, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि जैव घटक कौन से हैं और अजैव घटक कौन से हैं। तो अजैव घटक मतलब जिसमें हमारा जीव नहीं होता है, जिसमें हमारा जीव नहीं होगा, नॉन लिविंग होगी, है ना। तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे। जैसे हमारा क्या होगा इसमें कि वायु में हमारा कोई जीव नहीं होता है ना। चलिए अब देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल, सजीव का, है ना, सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट इत्यादि दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मतलब, अतः बगीचा क्या है, एक पारितंत्र है। समझ बताई, बगीचा क्या है, एक पारितंत्र है, ठीक है। और वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। पूछ सकता है कि पारितंत्र के प्रकार कौन से हैं, तो वन भी है ना, तालाब भी है, झील भी है ना। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। पूछता है प्राकृतिक पारितंत्र कौन कौन से हैं, तो वन, तालाब तथा झील। बगीचा, खेत ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम पारितंत्र बोलते हैं। क्लियर है ना। तो बगीचा कैसा है, बगीचा ये कैसा है, ये कृत्रिम पारितंत्र है। क्लियर है। तो इस लाइन से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि बगीचा कौन सा पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है बगीचा। बगीचा कैसा पारितंत्र है, तो बगीचा मेरे दोस्त हो जाएगा कैसा पारितंत्र है बगीचा, तो बगीचा आपका एक पारितंत्र है। कैसा है, तो ये कृत्रिम है, ये बनाया गया है। खेत कैसा है, ये भी ये क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है ना। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक वर्गों में बांटा गया है ना। जीवों के आधार पर, जीवन के आधार पर जीवों को उत्पादक,
उपभोक्ता एवं अपघटक के वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों जैसे कि आपका शर्करा हो गया, शर्करा मतलब चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं। देखिए, सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसी वर्ग में आते हैं, अर्थात ये उत्पादक है। तो पूछ सकता है उत्पादक कौन कौन से, तो हरे पौधे और नील हरित शैवाल ये क्या है, उत्पादक है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ कह रहा है कि सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। उपभोक्ता को कितने में बांटा गया है, उपभोक्ता को शाकाहारी में भी बांटा गया है, मांसाहारी में बांटा गया है, सर्वाहारी में भी और परजीवी में बांटा गया है। ठीक है, उपभोक्ता कौन है, ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए जो अंडरलाइन है इंपॉर्टेंट, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। जब एक जीव मरता है तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों को अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं। ये सूक्ष्म जीव कैसे हैं, अपमार्जक हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी के भूमि में क्या है, चले जाते हैं, जो मिट्टी के भूमि में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आहार श्रृंखला एवं जाल के बारे में देख लेते हैं। आहार श्रृंखला एवं जाल के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं। स्वपोषी अथवा जो उत्पादक होते हैं कौन से पोषी होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर होते हैं। या तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद का बनाते हैं, अथवा उत्पादक जो होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर। ठीक है, शाकाहारी हैं अथवा जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो द्वितीय पोषक स्तर में आते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषक स्तर में आते हैं, तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथी पोषक स्तर में आते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ये वाला कौन किस में आता है ये पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, बार बार आ जा रहा है यार। स्वपोषी जो होते हैं सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये हो गया स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं घटकों तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से में दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। एक और है क्वेश्चंस आपके इसमें कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की जो पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कितना, 1% भाग।
एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए, पोषी स्तर का जो स्तर का ओ है, पहला उत्पादक है ना, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, यह हमारा क्रम है इसका। उसके बाद यहाँ खाए हुए भोजन की मात्रा है ना, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता में उपलब्ध हो पाता है। कितने परसेंट? 10%। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुंचता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने परसेंट उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुंचता है, तो 10% तक। ठीक है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। पूछ सकता है कि आहार श्रृंखला सामान्यतः कितने चरण की होती है, तो 3 या 4 चरण की होती है। ठीक है, ये करिएगा कि 10% ही यूज कर पाता है अगले, और तथा 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता में ये उपलब्ध हो पाता है। औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में ये पहुंच पाता है। लेकिन एक स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पौधे एवं पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 1% भाग ही क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ आते हैं। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। निचले पोषी स्तर जो होते हैं उसमें जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है ना। किस स्तर पे जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो उत्पादक स्तर पे। ठीक है। उसके बाद देखिए, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलताओं में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है ना। 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध संख्यात्मक होते हैं तथा शाखावांतित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं। तो शाखावांतित जो श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं उसे आहार जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार जाल। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, पहली ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। ऊर्जा के प्रवाह क्षेत्र से 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली ऊर्जा को जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। ठीक है। स्वपोषित जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में क्या होता है, पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषित जीवों को उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी, प्रत्येक स्तर में ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर क्या होता है, ह्रास होता है। क्या होता है? उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम डायग्राम देखते हैं। देखिए, पहला है कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का जो एक आरेख होता है, तो पहला होता है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद उत्पादक है ना, इसके बाद क्या, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के बाद आपका शाकाहारी के बाद ये मांसाहारी है, ये सिर्फ मांसाहारी है। ठीक है, तो ये इसका अकॉर्डिंग क्रम होता है। और देखिए, ये आहार जाल है ना, इसको आहार जाल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया अनेक आहार श्रृंखलाओं में बना आहार जाल। ठीक है, चलिए हम रिवीजन 10 से 15 मिनट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आप वॉच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा हम
रुकेंगे नहीं किसी वीडियो पर, ठीक है। अब ओजोन परत में दिया है, इसमें देखते हैं ओजोन परत में कि ओजोन परत तथा यह किस प्रकार के अपक्षयित होती है। तो ओजोन जो होता है आपका, है ना, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ये तो पता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणें जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ऑक्सीजन जो होता है ये पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होता है ये अपघटन होता है तो O+O में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगर O+, फिर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स से हम करेंगे रिएक्शन तो O3 बनता है, यानी ओजोन बनता है, ठीक है। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछता है कौन सा जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है, ठीक है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में सर्वानुमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर में सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप। ये आता है कचरा प्रबंधन, है ना, कचरा का हम प्रबंधन आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन कि प्लास्टिक का जो अपघटन जीवाणु तथा दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो पाता है, तो प्लास्टिक के लिए क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। 23 तारीख की शिफ्ट थी, 23 अगस्त की 23 की 24 अगस्त शिफ्ट थी फर्स्ट वाली। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक क्या है ये पर्यावरण में बने रहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा वो कंज्यूम कर लेते हैं अपना, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण कहते हैं, जो अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं उसे अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक आ जाएगा, कीटनाशी आ जाएगा, पूरकनाशी आ जाएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट आ जाएगा। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय कौन होते हैं, तो अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं। ये देखिए दिया हुआ कि रेलगाड़ियों के प्रायोजन परिवर्तनीय कब। यदि आप अपने माता पिता पूछेंगे संभवतः आपको याद है कि रेलगाड़ियों में चाय जो मिलता था कांच के गिलासों में दी जाते थे, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग के इस आधार पर बढ़ावा मिला कि ये स्वच्छ एवं स्वस्थकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग होने वाले इन कपों का इम्पैक्ट क्या होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होता होगा। अब कागज़ के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए डिस्पोजल कप प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के लिए क्या क्या लाभ है। भैया मेरे पहले यूज होता था आपका डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजल नहीं यूज होता था पहले। ऐसे दे देते थे कांच का गिलास और वो धुल करके फिर आपको पिला देते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे जो भाई जो जिसको बीमारी है कैसे पता करेंगे उसको बीमारी, वो पिया फिर आप उसी में पी रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्पोजल का यूज होने लगा, पहले कुल्हड़ का यूज हुआ, कुल्हड़ को हटा करके फिर उसके बाद ये डिस्पोजल ला दिए, और उनको पता नहीं था कि इससे क्या इम्पेक्ट होने वाला है ना। चलिए
ये आप देख लीजिएगा। इतना था आपका क्वेश्चन, ठीक है। पारितंत्र के विभिन्न घटक क्या होते हैं, पहले हम सारांश देख लेते हैं। देखिए सारांश पढ़कर जाइएगा, एनसीईआरटी का लास्ट वाला जो सारांश होता है पढ़ कर जाइएगा। पारितंत्र के विद्युत अपघटक जो होते हैं अन्योन आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना। पारितंत्र के जो विभिन्न जो घटक होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त उत्पादक उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं। आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मानव में गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या होता है, समाघात होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पराबैंगनी क्योंकि ओजोन जो परत होती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसकी क्षति को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। हमारे द्वारा उत्पादित जो कचरा होता है ये जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण हो सकता है। हमने आपको बताया क्या होता है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एवं गंभीर पर्यावरण क्या है, समस्या है। तो ठीक है दोस्त, तो ये रहा हमारा, ठीक है। देखिए 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि निम्नलिखित में से ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह है केवल जैव निम्नीकरण है। तो जैव निम्नीकरण का मतलब आपको क्या होता है, तो जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि क्या होता है, जैसे आपका समूह में से केवल जैव निम्नीकरण है तो भैया मेरे जैव निम्नीकरण कौन सा है, जो जीवाणु और बैक्टीरिया से अपघटित हो जाएं। जैसे घास पुष्प एवं चमड़ा अपघटित हो जाएगा, फलों के छिलके एवं केक एवं नींबू का रस, केक लकड़ी एवं घास, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लास्टिक आ गया ऑप्शन में, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है मेरे दोस्त कौन कौन से, तो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा पहले घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव, तो बी वाला ऑप्शन। देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं बाजार जाते समय कपड़े के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखा स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये उपयुक्त हमारा जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल इतना फुलफिल हो नहीं पा रहा है ये सारी चीज़ें, है ना। चलिए, तो ये हमारा रहा चैप्टर। मैं बहुत ही कम समय में प्रयास किया हूँ बताने के लिए आपको, ठीक है, बहुत ही कम समय में। ये स्लाइड्स हो गया आपका, और एक और आपका छूट गया है मुझे लग रहा है, ये तो हो ही गया था, ये
ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। ये हमने पढ़ाई दिया। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए।